नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। हम उस टॉपिक को पूरी तरीके से एक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करके समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस पूरे टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट अप्रोचेस वर यूज्ड बाय अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, हाउ इम्पैक्टफुल दे वर। स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया था और वे तरीके कितने प्रभावशाली थे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 1885 से लेकर के 1905 तक के फेज़ के बारे में, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बनने के बाद से लेके बंगाल विभाजन तक 1905 के पहले तक का फेज़ हिस्ट्री में नेशनलिस्ट लीडर्स में नरमपंथी नेताओं का यानी कि मॉडरेट लीडर्स का फेस कंसीडर किया जाता है। जैसे हम अपने पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में। तो उसी के साथ हमें समझ में आता है कि 1857 की क्रांति के बाद एक वर्ग समाज में ऐसा आ चुका था जो कि ब्रिटिशर्स की नीतियों को क्रिटिसाइज़ करने लगा था। बेसिकली जैसे जैसे इंडिया में एजुकेशन आई, सबसे पहले 1813 में एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद 1833 का मैकॉले मिनट आता है। फिर उसके बाद वुड डिस्पैच आता है 1854 का। तो इन सब के साथ इंडिया में धीरे धीरे एजुकेशन डेवलप हुई और एजुकेशन के डेवलपमेंट के साथ लोगों का बाहरी समाज में, बाहरी दुनिया से ताल्लुक़ हुआ। उन्हें पता चला कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को और जगह हराया जा रहा है और बेसिकली धीरे धीरे से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ लोगों को समझ में आने लग गई, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी समझ में आने लगी, उनके चक्षु खुले, उन्हें ये समझ में आया किस तरीके से इंडिया को ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ शोध हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनता है, फिर उसके बाद इंडिया का भी इतिहास सामने आता है। तो लोग ये समझने लगते हैं कि इंडिया का पास्ट काफ़ी अच्छा था, इंडिया का हमारा कल्चर पुराना अच्छा था, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इसको बर्बाद करा है। तो खैर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह तो 1905 के थोड़ा सा पहले ही बनते हैं, लेकिन ये मॉडरेट फेज़ 1885 से शुरू हो चुका था और 1905 के बाद का फेज़ आता है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर का आता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में और उसके बाद बंगाल विभाजन के पहले तक मॉडरेट लीडर यानी कि नरमपंथी नेता ब्रिटिश सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से मनाने की कोशिश करते हैं। उनका बेसिकली ये मानना रहता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। अगर उन्हें ये बात पहुंचाई जाए तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे। एक तरीके से मॉडरेट लीडर्स ब्रिटिशर्स को अच्छा माना करते थे कि वो हमें समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं दूर कर पा रहे हैं। अगर उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए तो वो ज़रूर दूर करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने यूज़ किया प्रेयर एंड पिटिशन का मेथड, जो कि कुछ हद तक कारगर था, कुछ हद तक नहीं भी था। तो चलिए समझते हैं आगे कि किस तरीके से मॉडरेट्स लीडर्स ने कौन कौन से तरीके यूज़ करे, किस तरीके से उन्होंने संविधान में संशोधन कराए, कौन कौन से नए एक्ट्स आए उनके तरीक़ों की वजह से, और फिर क्या इम्पैक्ट उनका रहा टोटल जो भी हमारा पूरा आंदोलन चला उसमें। तो सबसे पहले हम अपने आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से 1905 तक की अवधि में नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था, जो प्रार्थना और याचिका के तरीकों में विश्वास किया करते थे और संवैधानिक तरीकों से सुधार लाने की कोशिश किया करते थे। मतलब ये कहीं भी बॉम्ब फेंकना या कोई भी आंदोलन करना या हड़ताल करना, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ये अपनी बातें एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। और नरमपंथी नेताओं का ये मानना था कि अंग्रेज़ सरकार भारतीयों के प्रति विनम्र होना चाहती है, लेकिन वे भारतीयों की समस्याओं से अनजान है। अगर भारतीयों ने अपनी मांगों
को याचिकाओं और बैठकों और प्रस्तावों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किया तो सरकारी प्राधिकरण इन मांगों को ज़रूर पूरा करेगा। तो बेसिकली ये माना करते थे कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, इंडियन के लिए कुछ बुरा नहीं करना चाहते हैं, वो बस समझ नहीं पा रहे इंडियंस को, इसलिए वो इंडियंस के फेवर में काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी यानी कि दो तरफा नीति का उपयोग किया करते थे नरमपंथी नेता। उनकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि वो एक मजबूत जनमत बनाना चाहते थे और भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाना चाहते थे और उन्होंने राजनीतिक रूप से शिक्षित करना चाहते थे। एक इन्होंने चाहा कि लोगों में सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना आए, उसके बाद इन्होंने ये चाहा कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए, मतलब वो समझ सकें कि उनके क्या अधिकार हो सकते हैं, उन्हें क्या अधिकार मिल सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके जुड़े नेताओं से और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, एक जनमत बनाने की कोशिश करी थी नरमपंथी नेताओं ने। और दूसरा इनका तरीका हुआ करता था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित तर्ज पर संवैधानिक सुधार लाने के लिए राजी करना। पहला ये था कि जनमत एक जोड़ें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, एक अपना पूरा एक ग्रुप ऐसा बनाएं जिसकी बात सुन सकें ब्रिटिश सरकार और फिर अपनी बातें मनवाएं ब्रिटिश सरकार से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करवाएं। और इन्हीं को प्रेयर एंड पिटीशन के चलते इन्हीं की बहुत सारे इंडियन काउंसिल एक्ट्स आते हैं, वो जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट्स आते हैं वो एक तरीके से मॉडरेट्स को खुश करने के लिए हुआ करते थे, जो अभी आप आने वाले वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स भी दो तरीके का खेल खेला करते थे। एक तो उन्होंने 1909 में रिजर्वेशन ला करके यूनिटी ख़त्म करी हिंदू मुस्लिम के बीच की, और उसके साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला करके इन्होंने मॉडरेट्स को खुश करने की कोशिश करी। तो कह सकते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी समझा है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज़ किया करते थे ब्रिटिशर्स। और इनका मेन जितने भी काउंसिल एक्ट्स इन्होंने लाए थे, इनका मेन मकसद ये था कि वो मॉडरेट्स को भी पैसिफाई करके रख सकें, उन्हें भी खुश करके रख सकें और साथ ही साथ अपना जो वो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो ब्रिटिशर्स भी ये दो तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ किया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने प्रार्थना और याचिकाओं की पद्धति का इस्तेमाल किया, और अगर इनके ये तरीके विफल रहा करते थे तो उन्होंने संवैधानिक आंदोलन किया। और सबसे फेमस उदारवादी या नरमपंथी नेता हैं तो उनमें से नाम आता है दादा भाई नौरोजी जी का, फिरोज शाह मेहता का, DC वाचा का, NN बैनर्जी का और WC बैनर्जी का। तो ये सारे नाम मॉडरेट लीडर्स के हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे और साथ ही साथ कभी ये आपको पूछे भी जा सकते हैं प्रीलिम्स में भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लीडर्स मॉडरेट कैटेगरी में आते थे और कौन से एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी में आते थे। उसके बाद नरमपंथियों के दृष्टिकोण का क्या प्रभाव पड़ा, तो टोटल इम्पैक्ट उनका क्या हुआ, उनके जो वेज ऑफ स्ट्रगल थे नेशनल स्ट्रगल में, जो भी उन्होंने अपने मेथड्स यूज़ किए थे, उसका आगे आने वाले समय में भी प्रभाव पड़ा और उस टाइम पे क्या प्रभाव पड़ा अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, RC दत्ता और दिनशा वाचा ये ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की विनाशकारी आर्थिक नीतियों को प्रकाश में लाया था और भारतीयों में जागरूकता पैदा करी थी। तो दादा भाई नौरोजी की बुक का क्या नाम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड एक काफ़ी फेमस बुक है, और RC दत्त की बुक भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो ये दोनों बुक्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और इन्होंने अपनी इन बुक्स के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाई कि किस तरीके से ब्रिटिश इकनॉमी को, इंडियन इकॉनमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ब्रेन ऑफ थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद उदारवादी नेताओं के प्रयासों से संवैधानिक सुधार हुए। उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल में भारतीयों की अधिक भागीदारी के लिए कहा, बजट पर नियंत्रण के लिए कहा और ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशकों की तर्ज पर स्वशासन की मांग करी। तो जो 1891 का काउंसिल एक्ट आता है उसमें ये बात हो जाती है कि इंडियंस बजट डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बात आती, फिर उसके बाद इंडियंस को जो धीरे धीरे पावर बढ़ने लगी थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने लगा था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आते हैं मॉडरेट्स के स्ट्रगल की वजह से, उनके जितने भी मेथड्स थे उनकी वजह से। और आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधार पर सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के लिए भी उन्होंने अभियान चलाया। यानी इन्होंने कहा कि जितने भी ये सर्विसेज हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मॉरल ग्राउंड्स की, इसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए। इसको इंडिया के लिए अगर बनाया गया है तो इसको इंडियंस को इन्वॉल्व करके इन सारी सर्विसेज को चलाना चाहिए। तो एक ये भी इनके पूरे मेथड्स का एक इम्पैक्ट पड़ा।
फिर अगला इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन्होंने भारतीयों के कल्याण और उनकी शिक्षा पर खर्च में वृद्धि की मांग करी। मॉडरेट्स ने मांग करी कि इंडियंस को और एजुकेट किया जाए। उसके बाद उन्होंने भाषण, विचार, संघ और प्रेस के अधिकारों की भी रक्षा करी और उनके प्रयासों से नागरिक अधिकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गए। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ स्पीच, थॉट, एसोसिएशन एंड प्रेस थ्रू देयर एफर्ट्स। सिविल राइट्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो जैसे बहुत पहले शुरुआत का हमने समय देखा था कि प्रेस पे सेंसरशिप लगने लगी थी और इंडियंस को एजुकेशन पे खर्चा एक टाइम के बाद कम किया जाने लगा था। तो इन्होंने मॉडरेट्स ने अपनी रणनीतियाँ यूज़ करी और इंडियंस के बेटरमेंट के लिए काफ़ी सारे इन्होंने प्रयास करे, जिससे कि इन्हें इंडियंस को एक सिविल राइट मिला। फिर उसके बाद उन्होंने यह राय स्थापित करी कि भारतीयों के हित में भारत पर शासन किया जाना चाहिए। यही बात कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए सर्विसेज का। अगर इंडियंस के लिए कुछ बना है तो उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स का उसमें ज़्यादा रोल होना चाहिए। अगला इम्पैक्ट था कि उन्होंने एक राष्ट्रीय जागृति पैदा की और लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो मॉडरेट्स ने लोगों के मन में पॉलिटिकल थॉट्स लाए, उन्होंने लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करने की मांग करी, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट किया भी उन्होंने। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट होने वाला था उसके लिए एक बेस तैयार किया। तो आने वाले वर्षों में सामूहिक राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने एक आधार तैयार किया। तो हमने एक तरीके से ये समझा कि मॉडरेट्स कोई बहुत बड़े लेवल पर तो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन अगर हम मॉडरेट्स के सारे एफर्ट्स को नेग्लेक्ट करें तो वो भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक बेस, अगर हम कहें कि नेशनल मूवमेंट का बेस जो था वो मॉडरेट्स ने ही तैयार करके दिया था। उस बेस पे आगे जा कर के हमारे राष्ट्रवादी नेता और आते हैं, हमारे उग्रवादी नेता आते हैं और फिर उसी बेस पे आगे बढ़ कर के हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पूरा चलता है और भारत को आज़ादी मिलती है। लेकिन अगर हम ड्रॉबैक की बात करें मॉडरेट्स अप्रोच में, तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका ये देखने को मिलता है कि नरमपंथियों के दृष्टिकोण का एकमात्र दोष था कि उन्होंने जनता को बाहर कर दिया था। तो इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल वर्ग को ही अपने साथ जोड़ा था। एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप हुआ करता था जो कि इस पूरे मॉडरेट जो इनके एफर्ट्स होते थे उसमें पार्ट लेता था, जिसे हम कह सकते हैं एक मिडिल क्लास वर्ग में उसमें ज़्यादा हुआ करता था, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग था। बाकी जो छोटे लेवल के जो लोग हुआ करते थे, जो कि मास पार्टिसिपेशन बनाते थे, वो इन्वॉल्व नहीं थे इनके मूवमेंट में। तो इसलिए एक बहुत बड़े लेवल पर तो इनके मूवमेंट सफल नहीं हो पाए, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा सफल मूवमेंट रहे थे मॉडरेट्स के भी। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से 1885 से लेकर के 1905 तक का समय मॉडरेट्स का फेज़ रहा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज़ आता है, उसका क्या क्या कारण होता है और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।